ये बोल सकते हैं आपको नहीं ना लगता? लेकिन हाँ। संरचनात्मक इसके अंतर्गत जैसे कि जो इसका नियम है, पद्धतियाँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं और जैसे जानवर हो गए और प्रोडक्शन हो गया बायोडाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन कर रहे होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं संगठनात्मक चुनौतियाँ, क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं ये है लिमिटेशन, ये है कमियाँ हैं कहीं, ये जो बोर्ड मेंबर बनते हैं और लोगों का जो होता है, ये इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, जानते क्या है, आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें जो है ना, जो शेड्यूल है 1 to 6 इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और ज़्यादा इजी बनाया जाए। 1 2 3 4 क्या बनाए हैं, शेड्यूल कम करो यार। तो 1 2 3 शेड्यूल केवल बनाया गया है, या फिर 4 आई थिंक नए अमेंडमेंट में 4 है। हाँ, तो मतलब यही इसमें जो है ना, इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि मतलब क्या इसमें लिखूं लिमिटेशंस में, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसका मतलब शेड्यूल का, ये क्यों हो जाएगा। और एक और चीज़, जैसे इसमें जो मेनली फोकस किए हैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे ही फोकस है, वाइल्ड लाइफ एनिमल यानी जो जंगल पे रहते हैं। व्हाट अबाउट जो बाहर लोग लेकर रखते हैं, जैसे हाथी पालते हैं लोग, तो उसका प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। नहीं तो इसका नाम ही वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ से फोकस करें। नहीं तो अब जो अमेंड किया उसमें डाला है नहीं तो- कैप्टिव जो नहीं, एनिमल्स सही हैं कह उसकी रही है। बात किया है वो। ये सही बात है। तो फिर इसका नाम क्यों वाइल्ड लाइफ है जब अमेंडमेंट किया बिकॉज है तो? इट वॉज इनिशिएटेड ओनली फॉर दिस, बट एनिमल प्रोटेक्शन तो आएगा इसके अंदर। तो व्हाट अबाउट दैट एनिमल जो वाइल्ड लाइफ के बाहर है, उसको क्या बोलते हैं? कैप्टिव एनिमल्स जो रखते हैं लोग अपने पास। अच्छा, डॉग्स? नॉट डॉग्स, डॉग्स जंगल में रहते हैं, रहते हैं डॉग्स जंगल में? तो वो दे आर दूसरे हाँ, डॉग्स, वुल्फ ऐसा बोले ना, वगैरह। लेकिन डॉग्स जंगल में रहते हैं। दिस डॉग्स डोमेस्टिक डॉग्स नहीं रहते, वो दैट इज वाइल्ड डॉग्स। हाँ, तो डॉग्स रहते हैं। वुल्फ वगैरह ना, तो कैप्टिव एनिमल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब जो है कैप्टिव एनिमल्स का प्रोविजन नहीं है इसमें। हाँ, हो गया। अब देखिए, अब जो अमेंडमेंट हुआ है ना ये 2022 में, बस इसी को लिख दीजिए। Yes. जो है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान दिया गया है, इसमें जो है ना 1 2 3 4 शेड्यूल केवल है, और इसमें जो है ना कैपिटल को ध्यान देंगे, बस यही है, लीजिए। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहिए, लोग इसको अलग पढ़ेंगे और फिर इसको अलग पढ़ते हैं, दिक्कत ये है यहाँ पे। प्रीलिम्स में आएगा तब भी फायदा है, अगर उसमें आएगा तब भी न्यू है, तो मतलब थोड़ा सा सोचना सीखना पड़ेगा हम लोगों को, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मेंस में अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लान करना है तो बिल्कुल रैंक इसको बोलते हैं। आप बोलिए कि अब बताइए इसके बाद कौन सा एक्ट आया था इंडिया में? 74 74 वाटर पोल्यूशन एक्ट। अभी हम केवल बायोडाइवर्सिटी वाले पढ़ रहे हैं। ओके, दिन बायोडाइवर्सिटी आएगा बताइए। आपका 26 78 80 नहीं तो एयर इन्वायरमेंट आया है, इन्वायरमेंट एक्ट एक है 80 का है। 80 का एनवायरमेंट कहाँ है? 80 का है? नहीं फिर वो दूसरा एयर पोल्यूशन एक्ट। हाँ, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें प्रोटेक्शन की बात हो, एनिमल और प्लांट की बात की प्रोटेक्शन की। अरे 2002 तो आया है। उससे पहले कोई नहीं था। है 86 में है। हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यस, ये तो बहुत फेमस है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताइए इसके फीचर बताइए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँ क्यों आया था? क्योंकि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रोविजन इज मेड एनवायरमेंट को। इंडिया में ऐसे होता है, रिएक्शन अप्रोच लेते हैं बहुत सारे। जैसे वो मुंबई अटैक के बाद क्या आया था इंडिया में? ओ NIA, हाँ, नेशनल एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन। रॉ किसके बाद आया था? उस इंदिरा गांधी के बाद। इंदिरा गांधी के बाद रॉ किसके बाद आया था? RAW। हाँ वो पता RAW एसोसिनेशन के बाद ही आया था किसी का, नो? कोई इंसिडेंट हुआ था लेकिन असैसिनेशन। अच्छा इंसिडेंट, यस गॉट इट आई थिंक। आई थिंक हाँ, वो क्या कहते हैं, आप भी कुछ बोलेंगे महाराज? ब्लू ऑपरेशन। वो इंदिरा गांधी वाला ब्लू ऑपरेशन है। आप भी कुछ बोलेंगे महाराज? तो फिर वो देखिए, रॉ का क्या काम है यार?
इंफॉर्मेशन गैदरिंग। क्या इन्फॉर्मेशन? इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर? बाहर। इंडिया के हाँ, बाहर तो बाहर क्या इंसिडेंट हुआ था इंडिया में जो कि आर्मी इंडिया को से लेना पड़ा? हुआ था ना, क्या? आर्मी से रिलेटेड। इंडिया चाइना वॉर। हाँ चाइना और यार, लिंक करना आना चाहिए यार। यस यस, याद आ गया। तो ऐसे है ना, मतलब अगर मुझे आ गया है कि इंडिया जो है ना हमेशा रिएक्टिव पॉलिसी फॉलो करता है, एग्जाम्पल दे These सकते are the हैं। examples. तो ऐसा मतलब लिंक करना आपको आना चाहिए। देखिए कहाँ से मैंने, इन्होंने इसका नाम लिया, मैं 2 अलग एग्जाम्पल आपको बताया है। और रिएक्टिव इसे कहते हैं लिंकिंग पावर। यस, और रिएक्टिव पॉलिसी में फिर अलग अलग फील्ड भी हम डाल सकते हैं, एनवायरनमेंट, सोशल, सोशल, एजुकेशन यस, डाल सकते हैं। हर फील्ड आ यही जाए। तो है ब्यूटी। मेंस में। मेंस में जितना क्रिटिकल नहीं, आपको फिर भी हेल्प करता है। अगर जो आदमी जो मेंस की तैयारी अच्छे से कर लिया है ना, उसका फ्री नहीं रुकता। मैं देखा हूँ, मैं जिस दिन प्रीलिम्स पेपर दे के आ रहा था ना, मुझे मेट्रो में एक लड़का मिला था। तो वो जो है 2020 में मेंस लिखा था, लेकिन उसका मेंस नहीं हुआ था। और तो वो जो है ना, वो मुझसे मिला मेट्रो में। तो मैं खड़ा था, तो बोला कि कैसा जा पेपर? तो ऐसे खड़ा था ना, बोला ठीक है। मुझे क्या लगा कैसा दिखा, तो क्या है, ऐसे खड़ा था चुपचाप, अच्छा, है ना। मैं बोला ठीक है, आप बताइए। बोला मैं तो सही था। फिर बताया कि नहीं, कि मैंने वो खुद बताया कि जो है कि मैं पहले इग्नोर कर देता हूँ लड़कों को कि मेरे लेवल का है कि नहीं, पता नहीं। वो खुद बताया कि जो है ना कि जो इस बार का पेपर है ना, इस बार का पेपर जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग वाला है। यानी जो एक 2 बार मेंस लिख चुका होगा ना, उसके लिए पेपर जो है ना ये ज़्यादा सही है। तब मुझे उससे बात करने का मन पड़ा कि लगता है लिख चुका है क्या है। नहीं तो बात तो नहीं करते थे जल्दी में। फिर पूछा तो हाँ, बोला कि 2020 में मेंस लिख चुका हूँ। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन भी पूछे, तो उसने सही बताया था आंसर। तब उससे मैं बात किया काफ़ी, तो बताया कि जो किया है ना, कि देखिए क्या है ना कि जो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहा है ना 2021 या 22 से भी, तो क्या है ना कि वो जो है ना जैसे रीजन और असर्शन वाले हैं, तो ये जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग को चेक कर रहा है वो आपकी। जैसे द हिंदू में डैट जो है ना वो आ जाते हैं उससे आर्टिकल जैसे ये। तो क्या है ना कि ये चीज़ें बहुत जरूरी, इसलिए बोला कभी जो है ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड कभी मत पढ़ना। मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना फरवरी से, लेकिन बोला जो है ना मेंस अच्छे तैयार करेगा तब तक प्री भी निकलेगा। और बोला कि प्री भी निकल भी गया, मेंस नहीं तैयार रहेगा, फिर से प्री लिखना है। इसलिए बोला जो है ना प्री मेंस को साथ लेकर चलो। हाँ, जो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है ना मेंस से, उसको साइड कर दो। जैसे एथिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इसको साइड कर लो। ऐसे को साइड कर लो, इंटरनेट सिक्योरिटी हो, हाँ इंटरनेट सिक्योरिटी। बाकी जो सेम है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, इसको जो है साथ में चलते रहो। तो जैसे ये हम लोग डिस्कस करें एनवायरनमेंट है, ये मेंस पे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ रहा हूँ। इसमें भी काम देगा, इसमें भी काम देगा। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, आप आसान वाले ऐसा वाले, हम लोग लिंक कर लेंगे कि हाँ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था हम लोगों ने। आप बोले थे ना क्वेश्चन पढ़ने के लिए कि एक क्वेश्चन रोज पढ़ना मेंस का, तो मैं एनवायरनमेंट गलती से एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन उसमें खुल गया जो मैं आपका खोली थी। अच्छा सही तो है। तो वो क्वेश्चन था उस अच्छा पर। लगा आपको? हाँ ठीक था। वो क्वेश्चन था, कर लेंगे डिस्कस अभी थोड़ा इशू कर लेंगे। वेस्टर्न घाट पे, इसी पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, हाँ। उसको पढ़ी। कस्तूरी रंजन, यस, हाँ तो बताइए। कस्तूरी रंजन की गडगिल क्या दोनों नाम? तो है ना, एक कस्तूरी रंजन भी तो आया था उसी से रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट, गड़गिल बाद में आता है, पहले कस्तूरी रंजन था। ओके, ऐसे है ना मुझे तो गडगिल पता था कि इसलिए। पहले गड़गिल आया था। गाडगिल जो है शायद पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। हाँ हाँ वही पश्चिमी घाट। पर कस्तूरी रंजन वो शायद भी पश्चिमी घाट से ही है, लेकिन जानते क्या है, दोनों में रिस्ट्रिक्शन का डिफरेंस है। रिस्ट्रिक्शन उजा देता है कस्तूरी रंजन, और ये जो है ना कम देता है, थोड़ी लिबरल है। हाँ ये दोनों डिफरेंस है। ओके, देखिए हाँ, तो बताइए इसकी फीचर बताइए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फीचर बताइए, क्या क्या लिख सकते हैं फीचर। मान लीजिए आ गया तो, अब हर चीज़ तो रट सकते नहीं ना, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए बताइए महाराज। महाराज बताइए। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इनिशिएट करो ना यार, मैं तो बताऊंगा लास्ट में। सर गलत होने दीजिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैसे डेफिनेशन होगा, इसमें किसकी डेफिनेशन होगी? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट डेफिनेशन इसमें मेंशन किया नहीं। गया है। ऐसे भी नहीं लिख सकते भाई कि कुछ भी बोल दें। हाँ तो वो ज़्यादा समझ जाएगा कि जो है ना वही, जैसे इसमें पॉसिबल तक जो वाइल्ड लाइफ इसमें क्या क्या आता है, लेकिन इसमें ऐसा डेफिनेशन क्या तो लिख इसमें सकते हैं? होगा कि हाउ प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द एनवायरनमेंट। कौन कौन से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों सर?
जानते क्या है, जब कुछ ना याद आए ना तो हम लोग सिंपल सा काम कीजिए क्या। अब चूंकि ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ये, राइट। और मुझे ये भी पता है कि ये इसके अंदर कई सारी बॉडी स्टैब्लिश की गई हैं बाद में। कौन कौन सी? इको सेंसिटिव जोन हो गया और बहुत सारी चीज़ें। अभी उसी बता था कौन सी? CRZ। हाँ, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो यानी लिख दीजिए कि मतलब जो है ना, इसके पीछे ये है कि इट एक्ट एज ए सेंटर फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर बॉडीज। ये हो गया, देखना। मतलब मुझे नहीं पता फिर भी। सेकंड, इसमें कुछ ऑफेंस की बात की गई होगी, नहीं पता फिर भी लिख दीजिए कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑफेंस। देखना ऐसे सोचा जाता है। फिर जो है इनवाइट प्रोडक्शन 1986 है ना, फिर इसमें लिख दीजिए कि जो है ना, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की गई है। मतलब जो है ना कि पब्लिक पार्टिसिपेट करेंगे इन माइनिंग प्रोडक्शन के लिए, कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ऐसे लिख दीजिए, नहीं दिया फिर भी इसको कोई भी कट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एक्ट ही नहीं हो सकता जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात ही ना की गई हो। सीधे नेगेट तो नहीं करेगा। हाँ, निगेट कर ही नहीं सकते एग्जामिनर, इसको नहीं करेगा। अगर न भी मेंशन होगा ना एक्ट में, फिर भी इसको वो कट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसी चीजें होती है कुछ ना, जैसे देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि किसी स्कीम को यदि क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो आप उसमें एक पॉइंट जरूर हमेशा लिख दीजिए। एक नहीं, कई सारे पॉइंट बताऊंगा मैं, लेकिन एक पॉइंट जरूर लिख दीजिए। क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन। नहीं, ये तो ठीक है, ये भी तो है। लिमिटेशन से में हर चीज में इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर। हाँ, ये भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि, लेकिन एक चीज जो बताऊंगा ना मैं, वो हर में अप्लाई होता है। क्या है जानते क्या है? लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, ये तो सब में होता है। हाँ, अब देखिए इसको कोई कर सकता है, कोई एग्जामिनर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्कीम थ्रू तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो कुछ इसके में तो कुछ चीज़ें तो वैसे हैं ही यूनिवर्सल। जैसे आप एक जो बोल रहे हैं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस अमंग पीपल्स, स्कीम है, पता ही नहीं लोगों को, ये भी तो सब में अप्लाई होता है। हाँ, ले सकते हैं। सरकार किसके लिए दे रही है और लाभ कोई और उठा रहा है उसका, वो भी एक यूनिवर्सल। नहीं तो मेरे पास कुछ लिस्ट है, इनको दिखाया था मैं, 10-12 पॉइंट है, आप हर क्वेश्चन में घुमा के इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें क्या कॉमन पीपल डायरेक्ट इसके अंदर अप्रोच कर सकता है क्या? इस एक्ट के अंदर कॉमन पीपल डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है क्या? डायरेक्ट अप्रोच? हाँ, मतलब कि कंप्लेन, मतलब इस एक्ट के अंदर अगर किसी का वायलेशन हुआ है किसी चीज का, तो क्या कोई पर्सन, कॉमन पर्सन, कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है क्या? कॉमन पीपल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि पीएससी ऐसे पिकअप करता है क्वेश्चन। उसका राइट वॉल्यूशन है, कर सकता है। एज एक ये तो एक्ट बना हुआ है, तो जा तो कर सकता है। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तो कर सकता है, डायरेक्ट तो यही दिक्कत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या कर सकता है वो? कर सकता है। हाँ? बोलेगा उसका डायरेक्ट लाइव कर देगा ऐसे ही। नहीं, जाके रोक देगा ऐसे, रोके कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन वही तो इनडायरेक्ट होगा ना। लाइवलीहुड लॉस हुआ है उसका कुछ प्रोटेक्शन के चक्कर में, तो कहाँ कंप्लेन करेगा वो? तो कुछ प्रोसीजर होगा कि ऐसे डायरेक्ट कर प्रोसीजर देगा? होगा। क्या प्रोसीजर होगा आपके बारे में बताइए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्या लगता है कॉमन पीपल कैसे डाटा अपील करता होगा? क्या आप डालेंगे प्रोविजन? मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप बताइए कैसे प्रोविजन बनाया जाए, तो आप क्या बताते? ऐसे थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या बताते हैं। ऐसे चीज़ें जल्दी याद होती हैं कि हाँ उसमें मैंने ऐसा सोचा था। लोग इसको रटते हैं, लाइब्रेरी बैठ के ऐसे पढ़ते रहते हैं, रियली ऐसे पढ़ते रहते हैं। समझ रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। IAS का एग्जाम है यार, ये हल्का छोटा मोटा एग्जाम, थोड़ा आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है। ऐसे आप परेशान हो जाओगे आप, तो क्या है इस पर? हाँ ना, आप लोग नहीं बोल रहा है, लोग जो करते हैं ना, अरे हम लोग भी हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते क्या है, आप अलग प्रजाति कोई हैं। कॉमन आदमी डाटा अप्रोच कर सकता है, पहले क्या है उसको जो है ना कुछ दिन एडवांस में पहले नोटिस देना पड़ेगा। किसे नोटिस देगा वो? नोटिस किस अथॉरिटी को देगा? अथॉरिटी बहुत सारी इंस्टीट्यूट की है ना, ये अपने लॉयर के थ्रू देगा। हाँ, तो जानते कितने दिन की नोटिस देना पड़ेगा? ये प्लेन हो सकता है 60 डेज, 2 महीने। 2 महीने का ये मुझसे पूछ देगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये इसमें पैसे घुमा सकता है एडवांस नोटिस। तो इसमें डायरेक्ट मेंशन है, देखिए सुनना है इसमें
60 डेज नोटिस जरूरी है, ये देखिए। मतलब आधा ठीक पहुंचे थे। उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब उसका तो नेक्स्ट नोटिस स्टेप की वो नोटिस- सीधे जाएगा कि कुछ थोड़ा प्रोसीजर होना चाहिए विराम ना है कुछ। बीच में। तो जब ऐसा सोचेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आप खुद जो है लगेगी कि अब तो मैं पॉलिसी खुद बना सकता हूँ। फिर जो है ना आपको ये तो ऐसे लगेगा, नॉर्मल लगेंगे, बस ये तो मैं लिख सकता हूँ बिना मतलब के। और यही लेवल पे चेक करना चाहता है कि आप खुद जो है ना अपने आप में वो हो जाओ, मतलब किताब पढ़ने की जरूरत ना थिंकिंग वाला आईएएस पावर। पॉलिसी बना दो। जैसे कोई पॉलिसी आ गई ना तो आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या किया गया होगा। क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। हाँ Yes. ये अगर जिस दिन ये आ गया ना तो रटने की जरूरत ये- नहीं पड़ेगी। आईएएस बनने कोई नहीं होता। ये जानते हो मुझसे कौन बोल रहा था? हम्म, कोई टॉपर है, एक करता था मैं, वो बोला कि जिस दिन आपके अंदर रियल में आईएएस का एटीट्यूड आ जाएगा ना आपको आई बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ कौन था मैं, थोड़ा पुराना हो गया ना वो, मतलब 2017-18 का ही कोई टॉपर। अच्छा। हाँ तो मैं पहले इंटरव्यू बहुत देखता था भयंकर कॉलेज लाइफ में, आईएएस का इंटरव्यू हो गया या फिर उनका सिलेक्शन के आप तो देखते ही मुझे मन ही नहीं करता, जब यार रिजल्ट तब देखता हूँ, बाकी नहीं दिखता। तो कोई बताया था, तो वो बोला कि जो है ना जब आप किसी चीज़ को सोचो ना तो सोचे कि मैं इस कंडीशन में अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या करता। उस जगह हम क्या करते हैं। तो इससे क्या है ना आपकी जो थिंकिंग होगी ना उस लेवल में जाएगी। और यही लेवल जो है ना यूपीएससी चाहता है। तो ये है इसमें। हाँ बताइए। और जानते क्या है, ये जो है ना किसी दूसरे सिविल कोड को जो है ना मना कर देता है कि जो मेरे अंदर आता है जो डायरेक्शन में आप नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इट डिवाइड सिविल कोड। मतलब कि फॉर ईपीए कंप्लेंट देयर सम अदर डायरेक्ट डिवाइड सिविल कोड टू एंटरटेन एनी suit and respect of any action order issued by central government other statutory authority। मतलब क्या है इसका मतलब बताइए। डायरेक्ट डिवाइड सिविल कोड टू एंटरटेन एनी suit in respect of any action order issued by central government or other statutory authority। मतलब कि जो अगर कोई गवर्नमेंट जो है ना इससे रिलेटेड कोई लॉ पास किया है ना तो ये एक्ट जो है ना मना करता है उस सिविल कोड को करने के लिए, क्योंकि खुद जो है ना काइंड ऑफ जो है ना ये जो है ना अथॉरिटी है जो इसमें जो है ना वो करता है, क्या करता है केस एंटरटेन। हाँ इसलिए दूसरे सिविल कोड को मना कर देता है। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इसकी खुद की अथॉरिटी एस्टैब्लिश जिसमें आप कंप्लेन करेंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ इसका नहीं तो फिर इसकी रिलेवेंसी कम हो जाएगी ना, इसलिए इसके अपोज में कोर्ट में कोई नहीं जा सकता। नहीं ऐसा नहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इशू ऑर्डर किया है ना, आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है ना डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप पहले भी मेरे पास आओगे। इसका मतलब ये कहना चाहता है फिर मेरे बाद जो है ना कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका नहीं कि इसका डिसीजन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, ये कहना चाहता है। डायरेक्ट डिवोर्स सिविल कोर्ट टू एंटरटेन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो बोल रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे क्वेश्चन को? हाँ नहीं तो केस तो बहुत सारे लग जाएंगे हाँ कोर्ट में। तो इसलिए बोला कि नहीं इसकी रिलेवेंसी कम हो जाएगी ना फिर, इसलिए तो ये है। फिर जानते क्या है, फिर एक आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब देख ये ब्रिटिश का टाइम का हो गया, लेकिन जानते क्या मैंने सोचा कि चूंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है इसलिए इसको डिस्कस कर तो लो। पहले बताना चाहिए फिर आपको। नहीं देखिए ये चूंकि फॉरेस्ट रिलेटेड है यहीं पे देखिए अभी एक आएगा 1980 में क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए दोनों में चेंजिंग क्या है, थोड़ा कंपेरिजन कर लेंगे ना, चूंकि पीसी पूछ सकते हैं कंपेरिजन। तो देखिए ये जो 1927 था ना, मैं इसको ही बोली थी कि इंडिपेंडेंस के पहले से एक्ट आया तो इसको याद करके बोली थी। हाँ देखिए ये जो 1927 है ना इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिकली नहीं आया था। इसके पहले जो लॉ थे ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को या फॉरेस्ट के लिए उसको कंसोलिडेट करने के लिए आया था। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, ये ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो रहेगा ही, लेकिन जो इसका मेन टारगेट था क्यों लाया गया ये सब, इसके पहले जो भी ला रहेंगे ना सबको कंसोलिडेट करेगा ये एक्ट 1927 का एक्ट, तो इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी तो सब वही है कि जो है ना इसमें 3 प्रकार की फॉरेस्ट की बात की गई है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस है रिजर्व और प्रोटेक्टेड में? रिजर्व मीन्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड
मतलब सीधे गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड मीन्स देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ परमिट किया जा सकता है। रिजर्व प्रोटेक्टेड। तो इसमें 3 तरह की फॉरेस्ट की बात की गई थी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980। ये जो है ना बेसिकली जो है ना कंट्री के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। इसने डायरेक्ट बोल दिया कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के आप जो है ना किसी भी फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते अपने नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, डायरेक्ट बोल दिया था। वेरी रिजिड ना, तो हाँ रिजिड बना दिया था, तो इम्पोर्टेंट है। इसकी रिजिडिटी को देखते हो तो फॉरेस्ट एक्ट 2006 कितना सारा फ्लेक्सिबल। लेकिन जानते इसमें क्या लिमिटेशंस थी? इसमें लिमिटेशंस ये थी कि इसमें जो है ना प्रॉपर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं था कि जो है ना ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, अभी 2022 में किया गया है। तो इसमें जो है ना कमेटी ऐड की गई है, देखिए लिखा है 3 कमेटी, फॉरेस्ट कमेटी में जिसकी एडवाइजरी कमेटी, रीजनल इम्पावर्ड कमेटी और प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी। तो ये आ सकता है कि इस अमेंडमेंट के क्या फीचर थे, तो ध्यान दीजिएगा। कमेटी इसमें नहीं थी, कमेटी को ऐड करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। और बाकी इसमें ठीक है सर, अब बाकी इसमें ये भी किया गया था कि प्राइवेट लोग जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं मतलब जो है सब चीज़ें, सॉइल इरोजन को बचाना है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये है। इसके बताइए कौन सा आया होगा एक? कोई एक इसके बाद भी है क्या? अब बताइए महाराज। इसके बाद 2002 आया वही 1986 तो हो गया है। इसकी वजह से क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया था 1988 है। तो देखिए इसमें जो है ना केवल 2 चीज़ की बात की गई थी बेसिकली, जानते क्या है? एक वर्ड ऐड किया गया था फॉरेस्ट कवर। अच्छा तो ये फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है, हम बताइए। फॉरेस्ट एरिया मीन्स कि ये एरिया ही है, फॉरेस्ट कवर मीन्स उस एरिया में कितना फॉरेस्ट है रियल में। रिजर्व में ये जो सड़क में लगे रहते हैं पेड़ पौधे बीच बीच में, ये क्या है? फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर है। दे आर फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया क्या है फिर? 2 टर्म होते हैं ना। हाँ पता होना चाहिए ना। देखिए जानते क्या है, सही है आप लोग। फॉरेस्ट कवर होता है ना कोई भी एरिया जहाँ फॉरेस्ट हो, ये जो है ना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होता है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना गवर्नमेंट इसके रिकॉर्ड में होता है कि ये मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर से फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है और उसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में आ जाता है वो। तो ये फॉरेस्ट एरिया है। फिर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002। इसके 2 फीचर बताइए मेन। आप लोग बार बार इसका नाम ले रहे थे ना, बताइए 2 फीचर बताइए, आप ही दे रहे थे। चलिए 2 फीचर बताइए केवल। बायोटिक एंटीबायोटिक, ये फीचर इसका वो तो मुझे उसका प्रकार बता रहे, फिजिकल रिसोर्सेस का नहीं रिसोर्स का नहीं, कहीं ना कहीं इसका ये अरे यार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो देखिए डाइवर्सिटी बात कर रहा है, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? विविधता। देखिए इसमें जानते क्या है, इसमें जो है ना बेसिक क्या है ना, इसमें 3 लेवल में बॉडी बनाई गई है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके एक फीचर ये हो गया। और दूसरा चीज़ इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की बात करता है। इसी में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज रजिस्टर भी बनाया है। हाँ इसने इसमें जानते क्या, इसमें अमेंडमेंट किया गया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट इसमें भी किया गया, देखिए 2021 में।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 इसमें जो अमेंडमेंट में क्या फोकस किया जाएगा, वही जो है ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाओ, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, रिसर्च एक्टिविटी बढ़ाओ, नॉर्मल चीज़ें हैं। ऊपर ऊपर की फिर आगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये? ट्राइबल मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। इसमें फीचर सेम रहेंगे ऑलमोस्ट कि जो है ना इसमें जो है ना जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक ना, उनको रिलीफ दिया जाएगा, डेवलपमेंट एक्टिविटी, सब यही नॉर्मल चीज़ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉमन सेंस है ना तो कर लेंगे। फिर 2016 में आया था क्या, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट, कंपा इसी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, मतलब फंड से रिलेटेड पहली बार जो है ना इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया 2016 में। ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट लेवल में भी और सेंटर में भी अलग अलग है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में ही था ये, लेकिन मुझे भूल गया था डिस्कस करने के लिए। हाँ, ये तो वेरी ये उससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। अच्छा IPR। ये है। फिर सीपीसीबी हाँ। CPC। अच्छा तो भाई इसको पावर कौन से एक्ट के अंदर दिया गया है? कौन से एक्ट के अंदर दिया गया कि किस एक्ट के थ्रू आया? किस एक्ट, देखिए किस एक्ट के थ्रू आया ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कौन था ये? वाटर पोल्यूशन 1974। उसके और तहत- पावर किसके अंदर दिया गया इसको? 86 नो 81 AR एक्ट है। ओके यस यस यस। हाँ। और ये बताइए इसको टेक्निकल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? देखिए 3 चीजें अलग है इसमें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पावर इसको देता है कौन? AR एक्ट, स्टैब्लिश अंडर वाटर एक्ट, और टेक्निकल सर्विस देता है इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। ओके दैट्स व्हाई आई सेड 86 ना। हाँ 96 ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसमें घुमा सकता है। 1974। वाटर से तो याद है, सीपीसीबी एसपीसीबी दोनों स्टेप। फिर जो है ना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो आपने बताया था कि जो है ना अंडर स्टैब्लिश अंडर 1972। तो ये जो है ना कुछ मेजर जो है क्या थे, पॉलिसी एक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें आपको कहीं ऐसे वगैरह आप चूंकि से पूछ सकता है ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली, तो आप इन्हें ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना बता सकते हैं। दूसरी चीज़ मेंस में आ गया बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है ना, आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ते हैं ना तो आपको जो है ना प्रीलिम्स में एलिमिनेट करने में हेल्प करता है वो, कि अच्छा ये चीज़ इसके बाद आई थी तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे फंड की सबसे पहली बात कब हुई, 2016 में हो रही है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना लिंक करके पढ़ना चाहिए। ये है, तो हम लोगों ने इंडिया का पूरा खत्म कर लिया है ये वाले फिर जो हम मैं- पोल्यूशन पे आएंगे। जो मेन था।